आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे समझिए। आज की क्लास में हम लोग आप लोगों को थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी, प्रोटॉन के डिस्कवरी और न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में समझाएंगे। क्योंकि आज और कल का क्लास, ये दो क्लास आप लोगों को बहुत अहम रहेगा। क्योंकि आज के क्लास में बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में सीखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर भी हो जाते हैं। और दूसरी बात बच्चों, अगले क्लास में आप लोग आओगे तो आप लोगों को ये पढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है ना। और एक क्लास और लेंगे जिसमें हम आप लोगों को वेव थ्योरी के बारे में समझाएंगे जरूर कि वेव क्या होते हैं। क्योंकि अगर वेव थ्योरी जानते हो बच्चों तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल के जनरल साइंस में जो आते हैं वो आप लोगों के पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। और देखिए जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 9th और 10th लेवल तक ही होते हैं। और इंटर लेवल पर बहुत कम क्वेश्चन टच करता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग जाइए तो, ठीक है। और लूसेंट का जो अगला केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, हम हो सकता है कि आज की क्लास और 2 दिन का क्लास लेने के बाद लूसेंट का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री हम डील करना शुरू कर देंगे। फिलहाल तो आप लोगों को हम आज इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में बताएंगे कि एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। 3 होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल परमाणु के मौलिक कण कौन कौन होते हैं बच्चों, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में आप लोग जब पढ़ रहे थे तो इसमें थोड़ी सी चर्चा न्यूट्रिनो और मेसॉन की भी हुई थी, पॉजिट्रॉन की भी हुई थी। ये तीनों पार्टिकल आप लोगों को रेडियो एक्टिविटी में हम आप लोगों को डिस्कस करवाएंगे क्योंकि ये तीनों जो होते हैं रेडियो एक्टिविटी के पोर्शन है। और रेडियो एक्टिविटी जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से काफी रिलेटेड है, इसलिए कुछ रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी दिया था, जहां हम क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ और उसके बाद थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स की भी हल्का फुल्का चर्चा कहीं कहीं पे आ जाता है प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत को लेकर आजकल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो वेब थ्योरी आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में। इसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आप लोगों को बेसिकली होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। जब भी डिस्कवरी हुआ था इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन के नाम से डिस्कवरी नहीं हुआ था इसका। इसको डिस्कवर किया गया था कैथोड रे के एथी से। कैथोड रे, या इसको दूसरे शब्दों में आप इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। कैथोड रे के डिस्कवरर कौन थे आप लोग को मालूम है? कौन थे? जे थॉमसन। और एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? हम्म प्रयोग था बच्चों डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्ग नली। डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सप्लेनेशन करें तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब की 2 ही प्रॉपर्टी होती है। दो ही गुण होते हैं। पहला होता है बच्चों लो प्रेशर, किसी किसी बुक में दिया रहता है 0.001 mmHg, ठीक है। किसी किसी बुक में ऐसे भी दिया रहता है 0.01 mmHg। इससे घबराने की बात नहीं है। ये क्या है अभी हम समझा दे रहे हैं। दूसरा होता है बच्चों हाई वोल्टेज,
उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब का आपका बच्चों फिगर ऐसे बनता है, देखिए बच्चों। ये नॉर्मल फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहां पे लगा रहता है वैक्यूम पंप, और यहां पे रहता है बच्चों एक मेटालिक प्लेट, और यहां पे दूसरा मेटालिक प्लेट लगा रहता है, और यहाँ पे माइनस रहता है और ये रहता है प्लस। ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों वैक्यूम पंप। निर्वात पंप इसका हिंदी नाम होता है। और ये होता है बच्चों कैथोड, ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है तो निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव प्लेट। इसको हम कहते हैं बच्चों कैथोड, इसको हम कहते हैं बच्चों एनोड। और यहाँ पे जो बैटरी लगी रहती है वो 10,000 वोल्ट क्रिएट करने वाली होती है। अब इस चीज को आप लोग जल्दी से नोट कीजिए ताकि हम आप लोगों को आगे के पोर्शन को समझा दें। देखिए, अब यहाँ पे ये डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब विसर्ग नली, विसर्ग नली का प्रिंसिपल आप लोग तो पढ़िए लिए कि मतलब इसमें वैक्यूम पंप लगा रहता है और ये बैटरी लगा रहता है। यही दो कंडीशन क्रिएट करते हैं। वैक्यूम पंप क्या करता है, तो वैक्यूम पंप जो होता है लो प्रेशर जनरेट करता है। लो प्रेशर ये जनरेट करता है वैक्यूम पंप, निर्वात पंप। निर्वात पंप का काम क्या होता है, तो जहां पे हवा भरा रहता है उस बर्तन में से हवा को चूसकर बाहर निकाल देता है। अब हवा कम हो जाएगी तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। जैसे अगर पृथ्वी सतह पर अगर देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब सबसे ज्यादा लगता है। वायुमंडलीय दाब मतलब क्या होता है, हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। दाब क्या होता है, आप जैसे देखे हो बॉक्सर, बॉक्सर को देखे हो, बॉक्सर जब किसी टांगे हुए जो बालू भरा हुआ जो एथी रहता है, बॉक्सिंग एथी, क्या कहा जाता है उसको, जो भी कहा जाता है, उस पे जब वो जब वो मतलब बॉक्सिंग करता है तो देखते हो कि वो पचकता है, मारता है तो पचकता है, धीरे धीरे मारता है तो पचकेगा फिर फूल जाता है, पचकेगा फिर फूल जाता है। लेकिन तेजी से जब मारना चालू करता है तो पचकते पचकते अंदर की तरफ क्या हो जाता है, धंस जाता है। तो इसको कहते हैं कि बॉक्सर जो होता है उसके ऊपर मतलब बार बार मतलब कोलिजन कर रहा है, टक्कर मार रहा है, टक्कर मारने से वो अंदर की तरफ धंस रहा है। ठीक है। अब बताइए बच्चों, पदार्थ की तीन अवस्थाएं, तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैसों में ठोस के कण अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, द्रव के कण गति करते हैं, लेकिन गैस के कण जो होते हैं काफी तेजी से गति करते हैं। तो सबसे तेजी से टक्कर कौन मारते हैं, गैस के कण। तो सबसे ज्यादा दाब जो होता है कौन जनरेट करते हैं, प्रेशर, गैस जनरेट करता है। जैसे आप ट्यूब में एक पंप हवा मारते हो तो दब जाता है, दो पंप तीन पंप मारते मारते देखते हो कि एक समय ऐसा होता है कि मतलब जो ट्यूब होता है, जो आपके साइकिल का टायर होता है, वो एकदम पत्थर जैसा टाइट हो जाता है। कारण उसमें गैस के पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं, टक्करों की संख्या ज्यादा हो जाती है, यानी बॉक्सर तेजी से टक्कर करने लगा तो प्रेशर काफी अंदर जनरेट हो जाता है। और कहीं आप घामा में मतलब धूप में खड़ा कर देते हो तो धूप में क्या होता है, और हीट एनर्जी लेके गैस के पार्टिकल और ज्यादा मोशन में आ जाते हैं तो प्रेशर और ज्यादा हो जाता है और टायर ब्लास्ट भी हो जाता है। समझ हो ना। तो गैस, गैस द्वारा प्रेशर एग्जर्ट करना मतलब गैस मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होना और दीवार पे टक्कर ज्यादा मारना। ठीक है। तो अगर गैस को अगर हम कम करने लगे तो इसमें प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलने लगेंगे, टक्करों की संख्या कम हो जाएगी।
ठीक है। यानी बॉक्सर कमजोर पड़ने लगेगा, तो इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर इतना कम हो जाता है कि मतलब उसका नापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर दाब मापी यंत्र है जिसका आविष्कारक थे टॉरिसेली, ठीक है। तो उसमें जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं तो उसमें पारा का यूज होता है, जिसका संकेत होता है Hg। तो पारे का स्तंभ जो होता है शायद 72 सेंटीमीटर होता है। अब 72 सेंटीमीटर से कम होते होते इतना कम हो जाएगा कि उसका मान 0.001 mmHg यानी मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, मतलब उससे भी कम हो जाएगा, यानी एकदम ना के बराबर। समझे हो ना? 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटी राशि जो होती है मिलीमीटर होती है। क्या होती है? मिलीमीटर होती है। यानी मिलीमीटर समझ लो कि बहुत कम, इतना कम पारे की ऊंचाई हो जाएगी उस नली में कि मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब लगभग ऐसे माना जाता है कि 0 हो गया है। अब देखिए वैक्यूम पंप हो गया, और यहाँ पे जो बैटरी लगे हुए हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं बच्चों? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज यानी कितना वोल्ट? 10,000 वोल्ट। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, निम्न दाब और उच्च विभवांतर पर इसमें गैस की मात्रा बहुत कम हो गई, इतनी कम कि ना के बराबर, लेकिन गैस है इसमें। अब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर कोई भी गैस जो होता है, एनी गैस कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई भी गैस जो होती है विद्युत का सुचालक हो जाती है। और ये गैस, इसके अंदर जो गैस रह गई है लो प्रेशर पर, वो विद्युत का सुचालक बन जाएगी। और एक किरण यहां से चलते हुए दिखाई देगी कैथोड से किधर की तरफ बच्चों? एनोड की तरफ। और यही आपकी कैथोड किरण जो होती है बच्चों, आपकी क्या कहलाती है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। यही आपकी कैथोड रे हो गई। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और इसके डिस्कवरर कौन थे बच्चों? जे थॉमसन थे। और इसी इलेक्ट्रॉन की चर्चा जो होने लगी, आगे चल के बहुत सारे प्रॉपर्टी का डिस्कवरी हुआ, और उस प्रॉपर्टी से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जे थॉमसन सर ने देखा कि इनको ये कैथोड जो रे हैं, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में गुजारिए तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती है। किधर की तरफ चली जाती है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाती है। यानी ये होता है बच्चों निगेटिव प्लेट, और ये होता है बच्चों पॉजिटिव प्लेट। और आपको मालूम है कि पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में एक फील्ड बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव प्लेट से निकल के किधर की तरफ जाती है? निगेटिव प्लेट की तरफ जाती है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? और ये जब कैथोड रे जब इससे पास करती है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आके गिरती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैथोड रे है बच्चों, कैथोड रे वो किस चार्ज से चार्ज है बच्चों? निगेटिव चार्ज से चार्ज है। किस चार्ज से चार्ज है? निगेटिव, तभी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई है। यानी कैथोड रे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड में भी इनको गुजारा गया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट कर गई। क्या हो गई बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड में भी ये डिफ्लेक्ट कर गई, और चुंबकीय क्षेत्र में भी ये डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, जब इनके मार्ग में किसी मेटालिक प्लेट को रखा गया, किस प्लेट को? मेटालिक प्लेट को, तो जब उसे स्ट्राइक की तो वो इसको हीट कर देती है। क्या कर देती है? हीट। ये है बच्चों मेटालिक प्लेट, धात्विक प्लेट। धात्विक प्लेट से जब हमारी कैथोड किरणें टकराती है तो इसमें हीट प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? हीट प्रोड्यूस करती है।
हीट प्रोड्यूस करने का मतलब ये एनर्जी जनरेट कर रही है। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि ये काफी ये एनर्जेटिक रे है, काफी ऊर्जावान किरणें हैं, यहाँ तक कि ये इसको पिघला भी सकती है। ठीक है, जैसे गाड़ी चलती है बच्चों, गाड़ी टक्कर करती है तो आप लोग देखते हो, टक्कर करने के बाद गाड़ी को छू के देखना, काफी गर्म हो जाती है गाड़ी, इसलिए इसमें से व्यक्ति जल्दी से निकल जाता है ताकि मतलब ब्लास्ट ना करे। अगर ब्लास्ट होता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, टक्कर होता है तो साउंड एनर्जी जनरेट होती है, यानी गाड़ी चलती हुई गाड़ी टक्कर करने का मतलब यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्सन होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कैसे रूपांतरण होता है, तो चलती हुई गाड़ी में गति होता है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी रहता है, और वही काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाता है, टक्कर के बाद हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। कुछ चिंगारी भी उत्पन्न होती है तो लाइट एनर्जी में गाड़ी का स्थिति बिगड़ जाता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है ना। तो इस दुनिया में अगर कोई भी चीज हो रहा है बच्चों, तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से ही होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा न तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जलने का कारण क्या होता है बच्चों, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में एटॉमिक एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है, उस एटॉमिक एनर्जी से हीट एनर्जी बनाया जाता है, हीट एनर्जी से वेपर बनाया जाता है, वेपर यानी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, वाटर को वेपर में बदल देना, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी दे देना। और वेपर जो होता है काइनेटिक एनर्जी होता है, उसमें ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी से हमारा टरबाइन चलता है, टरबाइन यानी एक चक्का होता है, और उस चक्के से जुड़ा रहता है एक बहुत बड़ा मोटर, और उस मोटर से बिजली जनरेट होता है बच्चों। अब समझ में आया। ठीक वैसा ही जैसे आप लोगों का जनरेटर में टरबाइन लगा रहता है, चक्का, चक्का चलाने के लिए आप लोग उसमें पे डीजल डालते हो, यानी केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी जलता है तो हीट एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी बनता है, चक्का में काइनेटिक एनर्जी आती है, गतिज ऊर्जा, उस काइनेटिक एनर्जी से डायनेमो नाचता है तो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी जलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनता है, और उस इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमारा बल्ब जलता है, लाइट एनर्जी, टीवी चलता है तो लाइट और साउंड एनर्जी, रेफ्रिजरेटर चलता है तो हीट एनर्जी। नहीं समझे हो, अलग अलग एनर्जी का कन्वर्शन होता है। तो इस दुनिया में कहीं नहीं तो कहीं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ही सब कुछ हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बच्चों। तीसरी बात कि ये सीधी और सरल रेखा में चलती है, कैसे पता चला, तो जे थॉमसन क्रिश्चियन थे, उन्होंने अपने क्रॉस को यहाँ पे खड़ा कर दिया, ऐसे क्रॉस उन्होंने यहाँ पे रख दिया, और देखा कि इसका इमेज पीछे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, इसका इमेज पीछे बन रहा है ऐसे, मतलब इसका छाया पीछे बन रहा है, इसका मतलब ये सीधी एवं सरल रेखा में चलती है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात कि इसके आवेश का मान के खोजकर्ता कौन थे, आप लोगों को मालूम है, मिल्टन साहब थे, और एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यानी तेल बूंद विधि प्रयोग था बच्चों। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान डिस्कवरी कितना किए थे, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए आवेश का सबसे छोटा मान यही हो सकता है, इससे अब छोटा मान नहीं हो सकता है, इसलिए इसको 1 यूनिट निगेटिव चार्ज कहा जाता है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। और इसके द्रव्यमान का मान खोज किया गया 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो ये सारी कहानी आप लोगों की क्लियर हो गई बच्चों, इस कहानी को आप लोग नोट। देखिए, इलेक्ट्रॉन के अंदर, सुनिए इधर,
हमने इसका द्रव्यमान लिखा कितना, 9.1 गुने 10 के घात में माइनस 31 किलोग्राम, यानी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो इसका दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो जब जे थॉमसन ने देखा कि एक छोटा सा मतलब बहुत हल्का घिरनी था, उसको रख दिए, उन्होंने देखा कि मतलब ये क्या कर सकता है। तो बताइए बच्चों, सबसे पहली बात कि हवा देखे हो ना, हवा जब चलता है तो घिरनी या जो पैडल होते हैं वो नाचते हैं, हवा से नाचते हैं। पानी में रखते हो तो पानी से भी नाचते हैं। ना समझ में आया? किसी ठोस चीज से मार दीजिए तो भी वो नाच जाएगा। तो इसका मतलब ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों चीजों से पैडल नाचता है, यानी घिरनी नाचती है। ये तो इन तीनों चीजों में कॉमन क्या है जिसके कारण वो घिरनी या पैडल होती है, नाच जाती है? तो तीनों चीजों में कॉमन है कि तीनों चीजों में मास होता है। क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है। अब जैसे एक घिरनी ले लीजिए और आप खूब चिल्लाइए हेलो 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 हेलो, तो क्या वो नाचेगा? नहीं नाचेगा। टॉर्च मारिएगा, क्या वो नाचेगा? नहीं नाचेगा। कारण क्या है? कारण यही है बच्चों कि न साउंड में मास होता है, न लाइट में मास होता है। तो जिसमें मास नहीं होता है वो पैडल को नहीं नचा सकते हैं। लेकिन जे थॉमसन ने पैडल रखा तो देखा कि वो पैडल नाच गया। इसका मतलब वो ये समझ गए कि ये किरणें जो है वास्तव में ऊर्जा नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकलों से बनी है। किससे बनी है? छोटे छोटे पार्टिकलों से बनी है, जिसमें मास हो सकता है, और मास को इतना कैलकुलेट करके निकाला गया। ठीक है बच्चों। इससे पहले उन्होंने ई बाई एम का मान निकाला था, आवेश बाई द्रव्यमान का अनुपात भी निकाला था। तो 1.672 1.768 इंटू 10 टू द पावर में शायद 8 आया था, यही डाटा था। तो वो आप लोग सर्च कर लेंगे, आवेश और द्रव्यमान के अनुपात, इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान खोज करने वाले जे थॉमसन थे, और उसका अनुपात कितना था ये आप लोग सर्च करके देख लेंगे। क्योंकि डाटा बाबू इतना ना ज्यादा रहता है कि कितना याद रखोगे, दिमाग से हैंग करने लगता है हम लोग का भी। तो अब जब मोबाइल में उतना डाटा रखते हो तो मोबाइल जब हैंग करने लगता है, तो हम लोग का तो ब्रेन है बच्चों बहुत सारा हम लोग के मोबाइल इस ब्रेन में डाटा रखना पड़ता है। तो चलिए बच्चों अब समझ में आ गया। तो यहां से द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट निकला, और यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डिफ्लेक्ट की, तब यहां से किसका कॉन्सेप्ट निकला बच्चों? चार्ज का। किसका कॉन्सेप्ट निकला? चार्ज का। कि जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रही है तो गारंटी है कि वो कोई नहीं तो कोई चार्ज है। और उस चार्ज को किसने खोज दिया बच्चों? मिल्टन साहब ने। कौन से एक्सपेरिमेंट से? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। तीसरी बात बच्चों, यहाँ पे जब वो हीट एनर्जी जनरेट कर रही है, हीट एनर्जी जनरेट कर रही है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल गया कि तब इसमें एनर्जी भी है, और काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी है। तो ऐसा माना गया कि ये एनर्जी भी है प्लस में पार्टिकल भी है। तो इसका मतलब ये दोनों नेचर दिखा रही है। कौन सा नेचर दिखा रही है? दोनों नेचर। और न समझ में आया इसीलिए इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर के रूप में एथी किया गया बच्चों। एक तो रे बन के आई, एक तो किरण बन के आई। तो उसको तो लाइट हो जाना चाहिए था, यानी एनर्जी हो जाना चाहिए था, लेकिन पैडल को घुमा दी। तो इसका मतलब उसमें मास भी आ गया। यानी इस दुनिया में देखिए बच्चों, इस दुनिया में दो कड़ियां हैं। एक कड़ियां जिसमें द्रव्यमान होती है, और एक कड़ियां जिसमें द्रव्यमान नहीं होती है। और द्रव्यमान वाली वस्तुओं को एकदम छोटा करते चला जाए, बांटते चला जाए, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि उसमें मास नहीं के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में आते आते वो पार्टिकल जो होते हैं एनर्जी में बदल जाते हैं। और इन दोनों कड़ियों के बीच में जो रहता है उसी को कहा जाता है कि ये चीज डुअल नेचर दिखाता है। जैसे मानव और मतलब इंसान, मतलब पुरुष और महिला के बीच की कड़ी एक होता है ना, बीच की कड़ी नहीं होते हैं पुरुष, ना वो पुरुष होते हैं ना महिला होते हैं। ठीक ये इलेक्ट्रॉन भी हमारी वही कड़ी है बच्चों, ना ये द्रव्यमान वाली होते हैं, ना ये द्रव्यमान के होते हैं, ना ये ऊर्जा के होते हैं, ये बीच की कड़ी होते हैं। ये डुअल नेचर दिखाते हैं, इसमें मास का भी नेचर होता है और एनर्जी का भी नेचर होता है। और इन डुअल नेचर पर जब एक्सपेरिमेंट चलने लगा बच्चों, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रहस्य खुल के बाहर आए, और डी ब्रॉगली साहब का इक्वेशन बाहर आया। और उन सभी इक्वेशनों को हम आगे चल के समझेंगे बच्चों। चूंकि ये कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम है बच्चों, तो उतना ज़्यादा हम लोग रिसर्च में नहीं जाना चाहेंगे। नहीं तो रिसर्च में अगर जाना चाहे तो यहीं पे हम आप लोगों को 3-4 दिन अटका देते डिस्चार्ज ट्यूब में ही। इसमें बहुत सारे, ये जरूरी नहीं है कि खाली बैटरी लग गया है, ये लग गया है। 10,000 वोल्ट जनरेट करना समझ रहे हो ना 10,000 वोल्ट जनरेट करना, ऊपर से इसमें अलग अलग गैस को रख के चेक करना, फिर अलग अलग में इलेक्ट्रोड को रख के चेक करना।
मतलब और उसका बाद ऑब्जर्वेशन देखना, फिर उसके बाद वोल्टेज को घटाना बढ़ाना क्या होता है। मतलब जब पढ़ने लगिएगा ना बच्चों, तो आर मुर्गेनसन की एक बुक है मॉडर्न फिजिक्स, जो सेकेंड ईयर में आता है, जो बच्चे ग्रेजुएट करते हैं फिजिक्स ऑनर्स से, तो उसमें आर मुर्गेनसन की एक बुक आती है मॉडर्न फिजिक्स। हम उसको पढ़े हैं क्योंकि हम खुद फिजिक्स ऑनर्स एमएससी किए हुए हैं। तो पढ़े तो उसमें हम केवल रदरफोर्ड का जब एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे थे, तो कम से कम 5-6 पन्ना में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल लिखा गया था कि अल्फा किरणों से जब स्वर्ण पत्र पे बमबारी किया गया तो डिफ्लेक्ट किया, तो डिफ्लेक्ट किया तो कितना एंगल से डिफ्लेक्ट किया, एंगल का इक्वेशन निकाला गया, कितना डिस्टेंस से वो डिफ्लेक्ट कर गया, क्योंकि नाभिक जो होता है धन आवेश होता है, अल्फा पार्टिकल भी धन आवेश होता है, तो धन आवेश के बीच में रिपल्सन लगता है। तो क्या वो टकराया कि नहीं टकराया? नहीं टकराया। कितना दूरी से वो डिफ्लेक्ट कर गया, वो दूरी भी निकाला गया था। तो अब बताइए बच्चों, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कि रिसर्च में जाना चाह रहे हो? रिसर्च नहीं करना है, बशर्ते आप लोगों को कंपटीशन का एथी कर लेना है। इनफ है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का क्या था बच्चों, मतलब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे आप लोगों को कैथोड रे का डिस्कवरी हुआ था। अब यहाँ पे हम आप लोगों को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पे क्या किया गया कि एक्स रे की डिस्कवरी यहीं से हुई थी। देखिए कैसे डिस्कवरी हुई थी, हम बता रहे हैं आप लोगों को थोड़ा सा। एक्स रे समझे हो ना, उतार चुके हो आप लोग? अब देखिए यहाँ पे एक्सरे की डिस्कवरी कैसे हुई थी, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा बच्चों। अब जानबे करते हो कि साइंटिस्ट जो होते हैं बहुत खुरापाती माइंड के होते हैं। जब तक ले बाल का खाल नहीं निचोड़ लेते हैं तब तक वो छोड़ते नहीं है उसको। तो उसी में एक ऐसे साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था बच्चों WC रोंजन। उन्होंने क्या किया कि कैथोड को ऐसे कर्व बना दिया। कैथोड को क्या किया बच्चों, ऐसे कर्व बना दिया। और यहाँ पे बच्चों एक एंटी कैथोड रख दिया। क्या रख दिया बच्चों? एक एंटी कैथोड रख दिया। एक एंटी कैथोड रख दिया, ठीक है बच्चों। और इस एंटी कैथोड के कैविटी में एक हेवी मास वाला मेटल डाल दिया। एक हेवी मास वाला मेटल डाल दिया। एक हेवी मास वाला मेटल डाल दिया। हेवी मास वाला मेटल डालने पर पता चला कि जब ये कैथोड किरणें यहां से निकल के स्ट्राइक की, यहां से निकल के स्ट्राइक करती है इसके ऊपर, तो यहां से एक अनविजिबल रे प्रोड्यूस होती है जो दिखाई नहीं देती है। दिखाई नहीं देती है और ये प्रोड्यूस होती है ऐसे। और इन्हीं किरणों के बारे में उस समय WC रंजन साहब को कुछ नहीं मालूम था। कुछ नहीं मालूम था इन किरणों के बारे में। लेकिन इन किरणों का पता कैसे चला, तो यहाँ पे उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट लगा दिया। क्या लगा दिया? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट समझ हो ना, कैमरे की रील, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप या जिंक सल्फाइड का लेप, ये सब जो होते हैं प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होने लगा ये प्लेट, तो ये पता चला कि यहाँ पे भी एक किरणें निकल रही है बच्चों जो दिखाई नहीं देती। इस दुनिया में बच्चों लाइट रे को छोड़कर, लाइट रे को छोड़कर, लाइट रे यानी समझ रहे हो ना, व्हाइट लाइट रे जो 7 कलर का मिक्सिंग होता है, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो सारी किरणें अनविजिबल है बच्चों। आप बहुत सारे किरणों से घिरे पड़े हैं, मोबाइल चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, यहाँ पे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है कि मतलब हर चीज नेट से हो रहा है। तो इतनी ना रेज आपके अगल बगल घूम रही है कि उसका इफेक्ट आप लोगों को नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये इफेक्ट जो होते हैं बच्चों बाद में चल के मिलता है, ठीक है। और उसका नतीजा बाद में पता चलेगा। अभी तो सभी लोग उसी में लगे पड़े हैं, तो लोगों को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका कितना बड़ा लॉस हो रहा है ये आप लोग जो 20 फिल्म देखे होंगे अक्षय कुमार का, रोबोट 20 ही ना था, उसमें बताया नहीं कि कितनी चिड़िया मर जाती है, मधुमक्खियां भी मर जाती हैं। सारी मधुमक्खियां अब धीरे धीरे मर रही हैं। यहाँ तक कि जो छोटी छोटी मक्खियां पहले जो बहुत आपके घर आंगन में भिन भिन करती थी, वो अब आपको बहुत गिने चुने दिखाई देती होंगी। तो इन रेडिएशनों के वजह से ये सब इफेक्ट हो रहा है। यहाँ तक कि इंसान हमेशा हाइपर टेंशन में रह रहा है आज के समय में, रेडिएशन की वजह से हो रहा है। बहुत सारी चीजें रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं बच्चों, लेकिन लोग को
इन सभी चीजों की कहाँ पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, फिलहाल तो इन किरणों के बारे में डब्ल्यू सी रंजन साहब नहीं जानते थे। तो जब किसी चीज के बारे में आप नहीं जानते हो, सवाल सॉल्व करते हो, किसी राशि को निकालना होता है, उस राशि के बारे में आपको नहीं मालूम होता है, तो उसको क्या मान के बनाते हो, एक्स। तो इसलिए इन्होंने इसका नाम एक्सरे रख दिया। इसलिए इनका नाम एक्सरे रख दिया। कुछ नहीं जानते थे इन किरणों के बारे में, इसलिए इन किरणों का नाम उन्होंने क्या रख दिया बच्चों, एक्सरे रख दिया। अगर जानते रहते तो जरूर कोई नाम रख देते। अब जैसे जे जे थॉमसन जानते थे कि ये कैथोड से निकल रही है, इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से निकल रही है, इसीलिए उसका नाम कैथोड रे रख दिया। लेकिन ये तो कुछ नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि एक्स मान लेते हैं और एक्सरे रख दिया। ठीक है ना बच्चों। और इसको कहा जाता है बच्चों एंटी कैथोड। क्या कहा जाता है बच्चों, एंटी कैथोड। ठीक है। और ये एंटी कैथोड किससे बने होते हैं बच्चों, तो हेवी मेटल से। हेवी मेटल समझो ना, जैसे प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है। इन दो धातुओं का एंटी कैथोड बना के एक्सरे को जनरेट किया जाता है। तो एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं, तो जब कैथोड किरणें आके किसी हेवी मेटल के सरफेस से टकराती है, तो एक अदृश्य किरणों का उत्सर्जन होता है। उन अदृश्य किरणों के खोजकर्ता कौन थे, डब्ल्यू सी रोंजन साहब थे। उस समय ये इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए इसका नाम क्या रखे बच्चों, एक्सरे रखे। समझ में आ गया। उतार लीजिए बच्चों, एक्सरे हेडिंग डाल लेना, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, और ये फिगर बना लेना आप लोग। ठीक है। तो एक्सरे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आप लोग को। तो कैसा लगा आज का क्लास, बहुत अच्छा। झूठ मत बोलिएगा, आप खाली झूठी तारीफ करते हो हमारी, कि सर कल भी अच्छा से पढ़ाएंगे।